हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट की पहली क्लास में। और आज हम लोग बहुत कुछ ना करके केवल एक काम करने वाले हैं कि सी सेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ही डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इसके क्वेश्चन, किस क्षेत्र के क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके इस एग्जाम में। तो आज की क्लास आपकी पूरी तरह से डेडिकेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूं मैं दिलीप, और आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य 91 पर। और आज की क्लास के लिए आप लोग जुड़ जाइए, अपने और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास एक अच्छी क्लास बन के निकले और हर एक उस बच्चे को इस चीज़ का फायदा हो जो आज एसएससी या सी सेट की तैयारी में लगा हुआ है, या फिर वो स्टूडेंट जो स्टेट पीएससी दे रहा है जहां पर भी आपका सी सेट आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। लक्ष्य 91 पर आप हमारे साथ जुड़े हैं सी सेट लेकर। क्लास को करने से पहले या क्वेश्चन को करने से पहले कुछ उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, कुछ सिलेबस के बारे में जान लेते हैं जो पहले आया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो बनते हैं पहले बोधगम्यता के क्वेश्चन, संचार कौशल के क्वेश्चन, तार्किक अभियोगिता। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं रीजनिंग। क्या कह सकते हैं? रीजनिंग। और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं लगभग सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहां पर। फिर इसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, ये भी आपकी रीजनिंग हो गई, या फिर मानसिक योग्यता, ये भी आपकी एक तरह से रीजनिंग हो गई। अगला पॉइंट आता है तो ये कहलाता है गणित का पॉइंट। और गणित में हम लोग देखेंगे कि आपके पास जितने भी गणित के टॉपिक हैं उन सबको एक एक करके हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपका सिलेबस। और एक छोटा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि पिछले साल या उससे पिछले साल किस किस तरह से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2021 यानी 2022 के पहले जो आपका सी सेट हुआ था उसमें अगर हम बात करें तो यहां पर 35 क्वेश्चन थे आपके, किससे? गणित से। 35 क्वेश्चन गणित से थे और 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से। यानी 15 और 35 मिलाकर कितना हो गया आपका? 50 क्वेश्चन तो केवल आपका बन गया था कहां से? गणित और रीजनिंग से। इसके बाद अगर हम और ऊपर चलते हैं 2020 की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 42 क्वेश्चन आए थे आपके मैथ से, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या थी 12। तो टोटल मिला दो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 54 क्वेश्चन आपके इन दो टॉपिक से ही केवल बन जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएं, और उम्मीद है कि आपके ये सारे टॉपिक जितने भी इसमें, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, जितने भी टॉपिक आपके आने वाले हैं सी सेट में, जो भी टॉपिक आपका आने वाला है सब कुछ मैं यहां पर कवर करूंगा। लेकिन आज की क्लास में केवल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले यह है आपका पहला क्वेश्चन। जब हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि क्या ये क्वेश्चन आया हुआ होगा? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को बच्चों ने किया और सही भी किया, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक आइडिया होता है। अगर हमें आइडिया मिल गया तो हम वह क्वेश्चन जरूर कर ले जाते हैं। अब आइडिया क्या है, अगर वो समझ में आ जाए तो क्वेश्चन 99% खत्म हो जाता है। आप देखिए इसका आइडिया क्या है। अगर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल, इन सभी संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाए, यानी इन सबका अगर गुणा किया जाए तो गुणा करने के बाद कितने शून्य निकल कर आएंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, शून्यों की संख्या यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो कुछ लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ गए होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहां कैलकुलेटर लेकर काम कर पाओ। तो आपको कैसे करना है? आपको मैन्युअली करना है। आपको यहां पर लॉजिक निकालना है, और लॉजिक कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तब आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड या 50 सेकंड में कर पाओगे। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, सबसे पहले मेरा आइडिया जो लगाया, अगर आइडिया की बात करें तो यहां पर आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर हम कहीं पर 5 × 2 करते हैं तो वो हो जाता है आपका 10। 10 के साथ क्या अच्छी बात है
किसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो बढ़ा देगा, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है, उसके अगली संख्या के साथ चली जाती है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसमें 5 into 2 आ रहा हो। हमें क्या ढूंढना है भाई, हमें ढूंढना है पेयर, और ऐसे पेयर जिनमें कि 5 into 2 आपका दिख रहा हो। तो अब जरा पेयर ढूंढते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम जब यहां से चले थे तो हमारे पास एक यहां पर बना था क्वेश्चन, क्या बना था आइए देखते हैं, 5, 1 और 5, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो हमारा एक पेयर कंप्लीट हो जाता है 5 into 2। अगले को देखते हैं तो 3 into 5, इस वाले को देखते हैं तो 2 into 2 into कितना हो जाएगा 5, इसको देखते हैं तो 5 into 5 into 5 यानी इंटू 5 5 25 यानी ये आपका आ जाएगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 5। अगर इसी तरह सबको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 7 into 5। इसको तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 5 40 ये हो जाएगा। इसी तरह जब तुम 45 को तोड़ोगे, तोड़ना है ना, तोड़ रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 3 into 5। और आगे बढ़ो, अभी थोड़ा सा कमी है इसमें, कहां कमी है, वो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कमी है। इसको कैसे निकालोगे 11 into 5, और इसको कैसे निकालोगे, तो ये 12 into 5 होता है ना। अब 12 को हमने यहां पर क्या लिखा था, 12 को देखिए कहीं 12 मिला है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, इसको हमने लिखा था 2 into 2 into 3। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन बनके सामने आ गया। अब इसमें से हमें निकालने हैं पेयर, किस किस चीज के पेयर, तो वो हमें निकालने हैं 5 into 2 के पेयर। अब देखो कितने 5 into 2 के पेयर हैं, एक पेयर हमें यहां पर मिला, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे तो हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं इसका रेड कलर कर देता हूं, है ना, अब पेयर ढूंढ रहे हैं तो रेड कलर। तो एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, और कहां मिला, एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, और ये दो पेयर हो गए। इसी तरह से कौन कौन सा पेयर बनेगा, इंटू ये 5 कर दो क्योंकि इसी के साथ में है, तो एक पेयर यहां से बन जाएगा। अब ये वाला 2 अगर उठा के इसके साथ कर दो तो एक पेयर यहां पर बन जाएगा। तो इस तरह से कितने पेयर बनेंगे, तो जब तुम कैलकुलेट करते हो तो इन पेयरों की संख्या हो जाती है 12 और हमारा आंसर भी हो जाता है 12। जब तुम ये सारे पेयर कैलकुलेट करोगे 5 into 2 वाले, तो वो उनकी पेयरों की संख्या कितनी होगी 12। तो लॉजिक क्या निकला, आइडिया क्या निकला, बीइंग आइडिया क्या निकला, आइडिया ये निकला कि जितने भी 5 गुणे 2 के पेयर में होंगे उतने यहां पर शून्य बन जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। अब आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर हमारे सामने एक जरूरत होती है आइडिया की, कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत आवश्यक है, कैसे है आइए देखते हैं। माना की संख्या XYZ 3 अंकों की एक संख्या है, जहां x + y + z 3 का गुणनखंड नहीं है, तब XYZ YZX और ZXY विभाज्य नहीं होगा। जब भैया वो 3 का गुणनखंड नहीं है, एक लॉजिक ऐसे निकल के आ जाता है कि जब वह 3 का गुणनखंड नहीं है तो वो 9 से विभाजित तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। आगे क्या लॉजिक निकलेगा वो हम क्वेश्चन को करके देखेंगे, तब ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का वाकई आंसर कैसे निकालना होगा हमें। अगर ऐसे देखें, मतलब जनरली अगर हम एक क्वेश्चन को देखकर आंसर करना चाहें तो हमारा आंसर बी होगा। अब इस बी को और कैसे इलेबोरेट करेंगे वो समझ लेते हैं। हमारे पास 3 अंकों की संख्या है। अब जब हम 3 अंक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जरा बताइएगा। पहले हम 100 वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद 10 वाला लिखते हैं, फिर यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो संख्या दी गई है, या फिर ये कह सकते हो कि जो 3 अंक दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं,
एक्स वाई और जेड दिए गए हैं, है ना, यानी एक्स वाई और जेड दिए गए हैं जो कि 3 के गुणनखंड नहीं है। ये क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा आओ देख लेते। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये चीज है। अब इन पेयरों को बनाना है, कैसे बनाना है आओ देख लो। अगर इनको हम विभाज्य नहीं है तो कैसे करेंगे, देखो अगर 100 डिजिट पर है तो यहां पर 100 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगले नंबर को जोड़ेंगे यानी y को लिखेंगे तो 10y प्लस z लिख देंगे। तो एक संख्या ये बन गई आपकी। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी देखो जरा, 100y प्लस 10z प्लस x, ये एक दूसरा नंबर बन गया। अब तीसरा क्या बनेगा आओ देख लेते हैं, यानी 100z प्लस 10x और प्लस में आपका y हो जाएगा। जब इन तीनों नंबरों को तुम जोड़ोगे, यानी इन तीनों नंबरों को तुम जब जोड़ोगे, जोड़ने के बाद क्या निकलेगा, जोड़ने के बाद, है ना, जोड़ने के बाद क्या निकलेगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। आप इनको जोड़ कर देख लेना। कैसे जोड़ोगे, जैसे सारी नंबर जुड़ते हैं वैसे ही जोड़ोगे। तो ये आपका x और एक x ये, एक x ये, तो ये मिलकर कितना हो जाएंगे 1 1x, कितना हो जाएंगे 1 1x। इसी तरह 1 1 1y यानी 111y प्लस 111z, और ये सारे नंबर क्या बन गए, ये उनका सम आ गया। अब जब सबका सम निकाल लिया तो हमें क्या करना है, यहां पर 11 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, 111 कॉमन ले सकते हैं, और जब 111 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा कि नहीं बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये जो x वाई प्लस जेड बचा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, ये चीज जान लेनी है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये 3 का गुणनखंड नहीं है, और जब 3 का गुणनखंड नहीं है तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसका गुणनखंड होगा 3 गुणे में 37। 37 का जब तुम गुणा 3 से करोगे तो तुम देखते हो कि 111 आ जाता है। ठीक है, अब 111 आया है, इसका मतलब अगर यहां पर क्वेश्चन कह देता कि इसमें से कौन सा विभाज्य है, इसमें से पूछा है विभाज्य नहीं है, और यहां पर अगर नहीं को हम हाइड कर दें और विभाज्य पूछ लें तो आपका आंसर 37 निकल के सामने आ जाता ना, बिल्कुल आ जाता। तो इस तरह से यह संख्या 37 से डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है, 37 से डिवाइडेड है, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा गया था ये 3 का गुणांक नहीं है, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, और जब नहीं है तो ये 9 से भी विभाज्य नहीं है। जब 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं है। अब ये इसका आइडिया था, ये इस क्वेश्चन का तरीका था, लॉजिक था, वो आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है पी क्यू आर एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P माइनस 2016 यानी 2016 और बराबर है Q प्लस यानी Q प्लस 2017 और बराबर है R माइनस 2018 और बराबर है S प्लस 2019 के। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें पूछा है क्या वो जान लेते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जिनको नहीं समझ में आ रही हैं वो कोशिश करें समझने की, क्योंकि आपको इन्हीं सबसे होके गुजरना है। जब आप इन सबसे होके गुजरोगे तो एक परिपक्व IAS ऑफिसर, एक PCS ऑफिसर, एक SDM, जो भी आपके रैंक होगी उस हिसाब से आपको आपकी पद मिल जाएगा, है ना। तो जो चीज आपको देखनी है वो यहीं पर देखनी है और यहीं से आपकी स्टार्टिंग होनी है। कितने सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कि एग्जाम देते हैं हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन
करीब 20% से 25% जो स्टूडेंट हैं अच्छी तैयारी के बावजूद सीसैट में फेल हो रहे हैं। वो उसका एक ही रीजन है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज की प्रॉब्लम है, और वो क्या है आइए बताता हूं मैं। वो प्रॉब्लम है 33% ही तो लाने हैं। अगर हमें यह करना है कि 33% ही तो लाने हैं, तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी ही लग जाता है वहां पर आपको ये शो हो जाता है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं आप। और जब आप इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देगा। क्या करेगा, हो सकता है आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, इस तरह से कई लोगों का प्री रुक जाता है। तो कोशिश करिए इन लॉजिक को समझिए, और ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी होने के बावजूद बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर जाएं या फिर आपको पछतावा हो। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, हमें ढूंढना है कौन सी संख्या यहां पर सबसे बड़ी है, या P बड़ी है, Q बड़ी है, R बड़ी है, S बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, वो चीज यहां पर हमें निकालनी। आइए देखते हैं कैसे निकालनी। अभी हमारे पास कोई चीज, कोई भी लॉजिक इसमें दिख नहीं रहा है। हमने मान लिया चलो यार यहां पर S रख देते हैं, लास्ट में S की वैल्यू 1 रख देते हैं। हमने क्या किया कि माना S = 1। अभी हम ये केवल एक प्रयोग कर रहे हैं, क्या पता इसी से सक्सेस मिल जाए। तो हमने यहां पर S की जगह पर 1 रख दिया। जैसे ही हमने S की जगह पर 1 रखा, S + 19 = हमें दिख गया R - 18। कितना दिख गया, R - 2018। कितना दिख गया, R - 2018 मतलब 2018। अब क्या करना है, देखो आपके पास S की वैल्यू 1 आपने रखी, तो 2019 में जब आप इसको जोड़ोगे, कितने में, 2019 है ये एक्चुअली, है ना, ये थोड़ा सा 19 लिख गया है, ये 2019 है क्योंकि क्वेश्चन में आपके 2019 लिखा है, तो ये 2019 आ गया। अब 2019 में जब तुमने 2000 में 1 ऐड किया, है ना, 1 ऐड किया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R - 2018। तो यहां पर R की वैल्यू निकल सकती है, कैसे निकल सकती है कि 2020 और बराबर हो जाएगा R, और ये वैल्यू इधर उठ के आएगी तो इसके साथ जुड़ जाएगी। तो जब जुड़ेगी तो देखो कैसे जुड़ेगी, तो 2018 ये इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 38। यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2038। कितनी हो जाएगी R की वैल्यू, 2038। अब जब हमें R की वैल्यू मिल गई तो हमारे दिमाग में और भी चीजें बढ़ने लगी। कौन कौन सी चीजें, क्योंकि यूपी में ठंडी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा हाथों को गर्म करना पड़ता है। अब हमें R की वैल्यू मिल गई तो हमें Q भी दिखने लगा। हम Q की तरफ बढ़ने लगे, तो Q की वैल्यू कितनी रख दें, Q की वैल्यू कितनी रख दें, Q की वैल्यू क्या रख दें कि ये चीजें हमारी सॉल्व हो जाएं। तो हमने क्या किया, Q को यहां पर, Q की वैल्यू छोड़ दो, Q की वैल्यू क्या रख दें कि यहां पर ये भी चीजें सॉल्व हो जाएं, क्योंकि एक तो हमने रख दिया तो ये सॉल्व हो गया। अब अगर अगले को हम रख देंगे तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाएगा, और जब दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। यहां से हमें 2 वैल्यू मिल गई हैं, किसकी किसकी, एक S की तो हमने मान ली 1, और एक R की वैल्यू भी मिल गई है। अभी आगे सारी वैल्यूएं आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी चीज आई हुई है ना। तो हम यहां पर Q की वैल्यू मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, तो एक की 1 मानी थी, Q की हम मान लेते हैं 1, या फिर ऐसे ही कर देते हैं कि यहां पर ये 2020 के बराबर हो रहा था, तो इसको 2020 को 2017 के बराबर कर लेते हैं। तो Q = यहां पर Q की जगह पर 3 हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। जब Q की जगह 3 रखेंगे तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर P - 2016 और 2016 = 3 + 2017। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा, 2016 और इधर हो जाएगा कितना, 2020। ये हो जाएगा P -
2016 और बराबर में 2020, कितना आ जाएगा 2020। अब यहां से P की वैल्यू निकाल लो, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2020 प्लस 2016, और ये वैल्यू कितनी के बराबर हो जाती है, ये हो जाती है 2036, कितने के बराबर हो जाती है 2036 के बराबर हो जाती है। तो एक इसकी वैल्यू 4036, सॉरी 4000 क्योंकि 2016 है, तो ये 4036 के बराबर हो जाती है। अब ये दो वैल्यू आपको मिल गई, P की वैल्यू मिल गई, तो कितनी मिली P की वैल्यू 4036, और यहां से अब हम क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे। कैसे मोल्ड करेंगे आइए देखते हैं। कहीं जगह बनानी पड़ेगी, अगर आप लोगों ने ये सब चीज नोट कर ली हो तो हम इसको यहां से एक एक वैल्यू लिख देते हैं। कैसे, S की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई थी, यहां से R की वैल्यू निकल के आई थी ना, R की वैल्यू निकल के आई थी कितनी 4038, कितनी निकल के आई थी 4038, और यहां से एक वैल्यू निकल के आई है 4036, और वो किसकी है P की। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। एक मिनट जरा इसको हम जगह बना लें, यहां पर अगर हम ये हटा दें तो यहां पर बन जाएगी हमारे लिए जगह। तो अब ये दोनों चीजें, ये 4036 है और ये, अब इसको हम यहां पर रखते हैं। देखो P की वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं, कितना हो जाएगा देखो 4036 माइनस 2016, तो ये कितना निकल के आएगा 2020, कितना निकल के आएगा 2020। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं Q की वैल्यू के लिए, किसकी वैल्यू के लिए, Q की वैल्यू के लिए। तो Q किसके साथ निकला था, देखो जरा Q किसके साथ निकला था। तो Q की वैल्यू के लिए हमने क्या किया था 3 प्लस 2017 किया था, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आई थी, है ना 3 प्लस 2017 किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी भी वैल्यू 2020 आई थी। क्लियर, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है क्या, बिल्कुल निकाली है। कैसे निकाली थी, ये आई थी R की वैल्यू 4038। तो R की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 4000, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, और यहां पर R की वैल्यू के लिए हम नीचे निकाल देते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि ये इसके साथ में जाएगा। तो R की वैल्यू के लिए 4000 मतलब 4038 माइनस 2018 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 2020, ये भी कितना बन जाएगा 2020। अब लास्ट में कौन सी वैल्यू बची है, तो लास्ट में बची है S, और S के लिए हमने क्या माना था, S के लिए हमने माना था 1, तो यहां पर 2001 प्लस 2019 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी 2020। अब देखो जब सबके सम बराबर आ रहे हैं, देखो इसका भी सबका 2020 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू पुट हुई थी, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आई थी, तो वो नंबर आपका है R, क्योंकि R में आपने निकाला था 4038, और दूसरा एक और नंबर था जो था P, उसका आपने निकाला था 4036। तो इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे जो बड़ा नंबर मिलता है वो मिल जाता है R का, और हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है आपका C आंसर। कौन सा सही होगा यहां पर, C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, और यही हम आंसर करके 1 से 2 नंबर चुरा सकते हैं यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में 2-3 चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक आइडिया काम करेगा, और उस आइडिया को पहले मैं लिख देता हूं। आइडिया यह है कि आपके सामने मतलब एक लॉजिक काम करेगा या एक तर्क काम करेगा। आइडिया यह है कि जब हम सारे नंबर लिखेंगे, कैसे 5 अंकों की कोई भी संख्या लिखेंगे, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या चीज नहीं होनी चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए तो हमें पहले अंक पता होने चाहिए जो कि यहां पर दिए गए हैं। अब उसमें लगेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। क्या लगेगा, विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता का नियम कहता है कि जब सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो यदि वो संख्या 3 से डिवाइड है, यदि वह संख्या 3 से डिवाइड है,
यानी सभी संख्याओं का सम जब 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर करेंगे। तो यहां पर किसका नियम लग रहा है? विभाज्यता का, और वो भी किस चीज का? 3 की डिविजिबिलिटी का, 3 की विभाज्यता का। अब 3 की विभाज्यता क्या कहती है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अगर डिवाइडेड बाई 3 देन नंबर ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो जो दी गई संख्या है तो संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। अब देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, और जो 15 है वो डिवाइड है 3 से, यानी यह संख्या अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अगर बनाई गई तो सभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य। कोई भी संख्या ले लो तो 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि यह अभाज्य संख्या नहीं बनेगी, और जब अभाज्य संख्या नहीं बनेगी तो आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा, और यह आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? फिर से एक बार देख लो। विभाज्यता के नियम के आधार पर यह क्वेश्चन बना था, और यहां पर जब हम विभाज्यता का नियम, वैसे ही इस विभाज्यता के नियम को लेकर एक पूरा वीडियो आपको मिलेगा आने वाले टाइम पे, या फिर आप उसमें जाकर सर्च कर सकते हो डिविजिबिलिटी रूल या फिर विभाज्यता के नियम, वहां पर आपको ये पूरा रूल मिल जाएगा। लेकिन अभी यहां पर जो जरूरत है वो है इसको समझने की, इसके आइडिया को समझने की। आइडिया अगर कहता है कि भाई सभी संख्याओं का सम विभाज्य है, तो हम उस संख्या को कैसे कह सकते हैं कि अभाज्य है? सीधा सा लॉजिक है, और जब सीधा लॉजिक है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें उठना है नेक्स्ट टॉपिक पर या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। अगला क्वेश्चन देखकर कुछ लोगों ने यह अज्यूम किया था कि यह क्वेश्चन वाकई बहुत सरल है, और मैं भी कहता हूं कि यह क्वेश्चन बहुत सरल है, और जिनको सरलता से क्या है? एलर्जी है, वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं? आइए मैं बताता हूं। आपको करना क्या है? सबसे पहले जहां जहां पर भी आपको दिख रहा है कि यहां पर प्रतीक की जगह पर कौन सा अंक दर्शाना है, उस प्रतीक की जगह पर हम क्या करेंगे? इसमें से दिए गए अंकों को रखना शुरू कर देंगे। जैसे ही रखते हैं वैसे ही आंसर। देखो, अगर हम यहां पर पहले वाले की जगह पर इसी पे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर यहां पर 2 रख दिया, 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 और यहां पर 2 रख दिया, तो ये संख्या क्या बनी? ये संख्या कुछ इस तरह से बनी कि 2 + 12 + 52 + 22 और प्लस में 21 प्लस में 122। जब इन सबको तुम जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? क्या नहीं, ये प्लस में 122 नहीं है, बराबर में 122 है। तो आपको क्या करना है? बराबर कर देना है। यहां पर बराबर में 122 है, 21 है, ये बराबर में 122। अब क्या ऐसा हो सकता है? देखो ऐड करते हैं, देख लेते हैं। अगर लास्ट वाला अंक आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे। 4 6 8 और 1 9, लास्ट में आना चाहिए 9, और जबकि आंसर में क्या है? 2 है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन गलत हुआ तो हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़े, और जैसे ही हम 2 पे बढ़े वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, और जब कैलकुलेटिव हो जाता है तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। अब हम इसमें अगर कुछ रखते हैं तो पहले वाले पे 3, अगले वाले पे 13, अगले वाले पे 53, और फिर अगले वाले पे 33, और फिर अगले वाले पर 31, और जब हम इनका सबका सम करते हैं तो हमारे पास 133 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 133 आना चाहिए। और देख लेते हैं कितना आएगा। 3 3 6 3 9 3 12 1 13, तो यहां पर एक अंक तो भैया मिल गया 3। अगला देखो जरा, 3 3 6 6 5 11 1 12 और 12 1 13। अरे वाह, ये तो आंसर निकल गया, और हमारा आंसर भी यहीं पर निकल के सामने आ गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना? आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखकर हमारा पसीना छूट जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को देखने के बाद अक्सर आपके दिमाग में ये बात आती नहीं, आपके दिमाग में नहीं आती है।
ये उनके दिमाग में आती है जो लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर जिन लोगों ने कभी इन क्वेश्चनों से होकर नहीं गुजरे। आई थिंक अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस तरह के क्वेश्चनों से जरूर गुजरे होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है ये। इतना इसका महिमा मंडन किया जा रहा है ना, इतना महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है इसको। आइए देख लेते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। कैसे? एक तो इसका गुणनखंड करो सबसे पहले, एक एक करके, दो दो तीन तीन करके, या फिर सीधे इसका HCF ले लो। क्या ले लो? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब तुम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे तो वो निकल के आएगा 2.5। कितना निकल के आएगा? 0.25। ठीक है। अब अगर हम 0.25 से सभी इसको भी काटें और इसको भी डिवाइड करें तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। या फिर ऐसा कोई नंबर है जिससे कि ये इक्वली डिवाइड हो जाए? बिल्कुल है। कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है। इससे कटेगा क्या? पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 0.05 से, है ना। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? 1 फुट वाला आएगा। इससे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगले वाले देखो 3.25, इसका जस्ट डबल है तो ये तो कट ही जाएगा, है ना। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 यहां पर मिल गए इसके फैक्टर। क्या मिल गए? 3 यहां पर मिल गए इसके फैक्टर। अब आंसर क्या होगा वो जान लो। कह रहा है कम से कम कितनी लंबाई में नापा जा सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कम से कम कितनी लंबाई में नापा जा रहा है। तो क्या इस वाले से नहीं नापा जा सकता? नापा जा सकता है ना। इसका HCF एक और भी हो सकता है। कितना? 0.05 भी तो हो सकता है। कितना हो सकता है? 0.05 भी तो हो सकता है इसका गुणनखंड। अब जब 0.05 इसका सबसे लीस्ट है तो हम 25 के साथ क्यों जाएंगे? हम आंसर क्या करेंगे कि भैया 0.25 इसका सबसे छोटा ऐसी लंबाई है जिससे कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। और जब कर सकते हैं तो आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब सही हो जाएगा तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन करना। अब देखो, इस तरह के जब क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे? इन क्वेश्चनों को पहले तो पढ़ने की बहुत जरूरत है। जितने भी आपके CSAT के क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। और वो भी किस टाइप की एबिलिटी? आपको कंप्रिहेंसिव रहना है, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए या फिर एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। आइए देखते हैं इसमें क्या जोड़ना है। एक अनुक्रम दिया गया है 14, 18, 20, 24, 30 और 32 का। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अगली संख्या होगी ये आपको बताना है। यहां पर कोई एक जगह छूटी है और यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको आंसर में करके बताना है। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो हमारे सामने जो बात कही गई है उस पे हम बात करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहां पर इसको देखते हैं, है ना। ठीक, इसको देखते हैं। और ये जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अच्छा क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखो, संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया है, और जब कहीं पर गणितीय संक्रिया होती है तो उस तरह के नियमों में, या कह सकते हैं कि इस तरह के नियमों में हमें क्या करना होता है? लॉजिक ढूंढना होता है। जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त होना चाहिए, यह क्वेश्चन कह रहा है। एक अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त होना चाहिए, यह क्वेश्चन में बात कही गई है। जब अभाज्य संख्याओं की बात आई तो हमारे दिमाग में भी एक बात आई कि क्यों ना हम इसके आसपास के नंबरों को या इसके आसपास के जो वो नंबर हैं जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक जनरल जानकारी हम आपको दे देते हैं। यहां पर अभाज्य गणितीय संक्रिया की अगर बात करी जा रही है, कौन सी संक्रिया? अभाज्य गणितीय संक्रिया, है ना, गणितीय संक्रिया। अब यहां पर जब इस क्रिया में आप लिप्त होगे, जब इसके अंदर चलोगे तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करोगे,
और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कट सकती हैं या फिर 1 से कट सकती हैं। केवल उनके दो फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या तो 1। अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसे इंग्लिश का क्लास है नहीं, लेकिन यहां पर हम आपको बता देते हैं, है ना, चुपके से लिख लो। ये क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती। अब हमें भाई अभाज्य संख्या निकालनी, इसमें से कैसे कौन सा आएगा, ये हमारे दिमाग में चल रहा था। लेकिन तभी एक आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम इसके आसपास की वैल्यू को चेक कर लें। अगर हम 14 के बारे में बात करें तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देख लेते हैं। अगर हम 14 के बारे में बात करें तो 14 को हम लिख सकते हैं ना 13 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पर अगर 13 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या है ना। अगला देखो, अगला कह रहा है 18। 18 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 17 + 1, और ये नंबर जो है वो आपका अभाज्य है कि नहीं। अब इसी तरह से अगला है 20, और 20 को जब हम तोड़ते हैं तो 19 + 1 मिलता है, और एक यहां पर क्या हो जाता है, अभाज्य हो जाता है ना। आगे बढ़ता हूं तो मुझे दिखता है 24, और जब 24 को हम तोड़ते हैं तो 23 + 1 बन जाता है, और 23 + 1 यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, 24 के, जहां पर 23 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। और इसी तरह जब मैं और आगे बढ़ता हूं तो मुझे यहां पर एक चीज और मिल जाती है। क्या मिलती है जरा देखो, 30 मिल जाता है, और 30 को जब मैं फैक्टर करता हूं या फिर 30 को जब मैं स्प्लिट करता हूं, अलग करता हूं, तो मुझे मिलता है 29 + 1। यहां पर 29 एक अभाज्य संख्या है। इस बात पर आप जरा जोर दीजिएगा। कैसे? अगली वाली पे जोर दीजिएगा। 32 को जब मैं लिखता हूं तो 31 + 1 लिख जाता है, और इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, वो घड़ी नजदीक है जब आप आंसर पहुंचने वाले हो। हमने देखा 13, 17, 19, 23 और 29, 31, अगला नंबर 37। क्या 37 और प्लस में 1 किया तो कितना आ गया, 38 आ गया कि नहीं। और 37 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है। आपकी गणितीय श्रृंखला यहां पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। आगे पूछता तो आगे भी बताते, लेकिन क्योंकि एक ही नंबर पूछा है और इसके आगे वाला कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो सी ऑप्शन मिल रहा है। कह रहा है कि भैया चीख चिल्ला रहा है कि 38 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। फिर से समझाने की कोई जरूरत है क्या? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए इस जगह को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फिर से अपने आप करिए, पीछे वाले को, और इस तरह से जब 1-2 बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखता है, फिर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और मैं पढ़ ले जाता हूं, आप भी पढ़िए। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है, मतलब पहला पन्ना 1 से स्टार्ट है, यह बात कही गई। इस पुस्तिका में एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठों का योग 195 है। फटे हुए पन्नों पर निम्नलिखित में से कौन कौन से नंबर आएंगे, यह क्वेश्चन आपको बताना है। अब देखो यहां पर एक चीज का आइडिया आया मुझे, वो जरा आप समझिएगा। आइडिया यह है कि पन्ने कहां से स्टार्ट है भैया, पन्ने आपके स्टार्ट है 1 से। जब आप पन्नों की बात करते हो तो पन्ने 1 से स्टार्ट है, यानी 1 के बाद 2 आया होगा, 2 के बाद 3 आया होगा, और ये संख्या कब तक गई होगी, 195 तक गई होगी कि नहीं गई होगी? बिल्कुल गई होगी। जब 195 तक गई थी तो पन्नों की संख्या कितनी होगी, ये तो तुम बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि अगर कोई भी जो भी नंबर रहा होगा, जो भी इसके आसपास का नंबर रहा होगा, उसकी वैल्यू के हिसाब से कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। तो कुल पन्ने कितने रहे होंगे, या फिर कुल पन्नों को निकालने के लिए या फाड़े हुए पन्नों को निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो पन्ने फटे हैं उनको पहले तो हम टोटल पन्ने निकाल लें, और टोटल पन्ने निकालने के बाद जो पन्ने बचे हैं, कितने हैं,
ये 195 है। इन 195 को अगर हम घटा देंगे पहले वाले पन्नों से तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो यहां से हटा दी गई हैं, वो उस पन्ने के नंबर यहां से हटा दिए गए हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हमारे दिमाग में एक बात आई कि अगर ऐसी बात है तो यहां पर एक नियम लग सकता है कि लगातार संख्याओं का सम कैसे किया जाता है। क्या करता है? लगातार संख्याओं का सम कैसे किया जाना है, और हमारे सामने क्वेश्चन का आंसर भी बहुत जरूरी है कि आ जाए। अब उसके लिए हमने क्या किया कि यहां पर एक नंबर को उठाया और इनको ऐड कर दिया, है ना। एक नंबर को उठाया और इनको ऐड कर दिया, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि इसमें टोटल नंबर अगर पन्ने निकालने हैं तो n प्लस एन इज इक्वल n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये अप्रॉक्स किसके बराबर होना चाहिए? 195 के बराबर होना चाहिए, इस वाले नंबर के बराबर। अब आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मुझे एक चीज बहुत तेज से समझ में आती है, क्या कि क्या ये नंबर 10 है क्या? अगर ये नंबर 10 है तो इसमें कितना आना चाहिए? 195 के आसपास। अभी देखो, अभी यहां पर क्लियर आइडिया नहीं है, अभी आसपास चल रहे हैं। आसपास कितना जाना चाहिए? तो अगर हम यहां पर n की जगह 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? n इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 55, जो कि इससे बहुत दूर है, जो कि इस नंबर से बहुत दूर है। और यहां पर हमने देखा कि 11 कहां पर आ रहा था? तो 5 प्लस 6 करने पर 11 आ रहा था। इसी तरह अगर इनको हम ऐड करें 8 7 कितना हो जाएंगे? 7 प्लस 8 बराबर हो जाएगा आपका 15, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19, और 11 यानी 11 प्लस 12 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 23। तो इन्हीं में से कोई एक नंबर हमें उठाना है। हमने अभी 10 उठाया था, 10 में आपने देखा कि 10 के हिसाब से या 11 के हिसाब से कोई नंबर नहीं बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कोशिश करते हैं। क्या मैं 20 रख दूं? है ना, तो मैं 20 रखने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि इस क्वेश्चन से 20 से आंसर निकलेगा या फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, है ना। तो ये तो आपका 195 ही रहेगा। आगे बढ़ो, यहां से अगर हम 20 रख दें तो ये कितना हो जाएगा? 20, और 20 में जब तुम n प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 21, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे और ये बराबर हो जाएगा 195 के, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अप्रॉक्स आसपास होना चाहिए 195 के। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, और ये हो जाएगा 210। 210 किसके आसपास आ रहा है? 195 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जब 210 195 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी रही होगी? 210, और अगर हम 95 इससे कम कर दें तो बचेंगे कितने? 15 बचेंगे, जो कि यहां पर केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, 7 प्लस 8 करने पर 15, यानी यहां पर 7 और 8 पृष्ठ संख्या जो थी वो मिसिंग थी, वो नहीं थी। यही आपका आंसर है। वो संख्या किसके आसपास है? वो संख्या एक 20 के आसपास थी। मतलब यहां पर हमने एक अज्यूम लगाया कि 20 के आसपास हो सकती है ना। 20 के आसपास गए तो 210 मिल गया, यानी टोटल संख्या कितनी थी? 110 210। अब उससे हमने 15 कम किया तो बचा 15, और इसके बाद इसका आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, यानी 7 और 8 पृष्ठ संख्या इसमें नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग से रिलेटेड है। अल्फाबेटिकल रीजनिंग होती है जिसमें आपको आवर्ती क्रम में कुछ संख्याएं मिलती हैं, और उन संख्याओं से हमें पता करना होता है कि यहां पर कौन सी संख्या किस तरह से बनेगी, या फिर इसमें कौन सा सीरीज जो इस श्रृंखला को कंप्लीट करेगा, कौन सा नंबर या कौन सा अक्षर इस श्रृंखला को कंप्लीट करेगा, उस तरह की चीजों को यहां देखना होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। पढ़ते हैं पहले। निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण हैं। लुप्त वर्ण में ए बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी और सी डी सी ई डैश ई और फिर लास्ट में डी। ये आपका वर्ण दिया गया है। इसमें से कुछ वर्ण मिसिंग है। आगे
लुप्त वर्ण जो कि विन्यास को पूर्ण करते हैं, आपको बताना है कि वो कौन से वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जब मैं ए ऑप्शन को उठाता हूं, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज कैसे होगी। जब मैं ए ऑप्शन को उठाता हूं तो यहां पर पहले हमें रखना होता है ए। क्या रखना होता है? ए रखता हूं, यहां पर क्या रखता हूं? ए, फिर आगे वाले नंबर पे बी रखता हूं, फिर आगे रखता हूं सी, और फिर आगे रखता हूं डी। क्या ऐसा कोई लॉजिक यहां पर दिख रहा है आपको? क्योंकि ए बी तो दिख गया, फिर आगे ए बी दिख गया, फिर आगे ए बी दिख गया, लेकिन यहां पर 2 बार बी आया है। क्या पूर्ण करते वक्त अगर कहीं पर 2 बार बी आएगा तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। सी बी भी आया है, फिर सी डी आया है, फिर सी डी आया है, फिर सी डी आया, फिर ई आया है, और फिर डी डी आया। ये कैसे बन सकता है? ऐसा कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो जब लॉजिक नहीं लग रहा है तो इसको हटाओ, है ना, कुछ और सोचते हैं। जब कुछ और सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि यहां पर बी ऑप्शन भी आपका इंतजार कर रहा है। देखो, इसमें करने के लिए आपको एक तरीका यह है कि आप सबसे पहले ऑप्शन पुटअप करते जाओ, चीजें अपने आप बनती जाएंगी। या फिर एक तरीका यह है कि यहां पर आप इसके ऑप्शन पे ही क्या करो, यहां से लिखना शुरू कर दो, ए बी। अब ए बी आ रहा है, इसका मतलब अगला नंबर क्या हो सकता है? यहां से यहां तक पूरे नंबर आपके पास सब में ए है, तो इसका मतलब यहां पर ए आएगा। यहां पर हमने ए बी रख दिया। क्या रख दिया? ए बी रख दिया। अब जब हमने ए बी रखा तो आगे क्या बना, आइए देखते हैं, है ना, ए बी और ये ए बी, ये बन गया। आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से बी के आगे बढ़ते हैं, तो बी के बाद क्या रख सकते हैं? तो देखो, यहां पर बी है, यहां पर बी, इसमें रखा था तो ये तो गलत हो गया, तो इस वाले को हटा दो, इन दोनों को हटा दो अभी फिलहाल के लिए। हम सी ऑप्शन को एक बार अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर पहला ऑप्शन बी नहीं है। अगर ये नहीं बनाएगा कोई चीज तो हम डी पे जाएंगे। अगर सी कोई चीज नहीं बन रही है तो हम डी के लॉजिक पर चले जाएंगे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, और बी रखा, फिर आगे गैप था, तो गैप में हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी में सी दिख रहा है। सी के बाद हमने बी रख दिया, तो एक लॉजिक बन गया सी बी। क्या अगला अक्षर सी बी है? बिल्कुल है सी बी। अब सी बी 2 बार आ गया, अगला कौन सा आएगा? फिर सी आना चाहिए, क्योंकि यहां पर ए बी आया था। तो जब हम अगला सी रखते हैं तो यहां पर सी बी फिर से बन जाता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें सी डी दिखने लगता है, और सी डी और फिर सी डी आ गया, है ना। क्या दिखा? हमें सी डी दिखा। यहां से सी डी, ये देखो कितनी बार भी आया था, यहां पर 1 2 3। अब जितनी बार इसी पे रख देते हैं, है ना, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी पे रख देते हैं क्वेश्चन पे। ए, यहां पर सी, यहां पर सी, और यहां पर ई आपने रख दिया। अब लॉजिक क्या बना वो समझ लो। ये कह रहा है कि ए बी 3 बार ए बी आया, फिर सी बी 3 बार सी बी आया, सी डी, और यहां पर ई डी। तो डी जो है वो 2 बार है, बाकी चीजें 3 बार। सब चीजें कितनी बार हैं? 3 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही यहां से हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस तरह से जब हम क्वेश्चनों को करते हैं तो हमारे सामने सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने आप निकलते चले जाते हैं, हमें निकालना नहीं पड़ता, निकलते चले जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब तुम लोग देखो, अगला जब क्वेश्चन करने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें होंगी कि आंसर, क्वेश्चन के आंसर निकलते चले जाते हैं, निकालना नहीं पड़ता है। निकालना कैसे पड़ता है वो जरा देखो कैसे। अब यहां पर हमारे सामने एक समस्या है। समस्या यह है कि क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। अब जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं, जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। मतलब 3 से बड़ा अंक होना चाहिए, चाहे A की वैल्यू रखो, चाहे B की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू रखो, 3 से बड़ी होनी चाहिए। आगे क्या कहता है? यदि संख्याओं का योग इतना है और ये कितना है 15,902, तो कह रहा है ए और डी के मानों के बीच का अंतर क्या होगा। अब हमारे पास अज्ञात नंबर कितने हैं जल्दी बताओ। तो यहां पर अज्ञात नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, आइए देखते हैं। तो यहां पर अज्ञात नंबर, अज्ञात अगर संख्याओं की बात करें
तो अज्ञात संख्याएं आपके पास कितनी हैं? ए बी सी डी ई एफ तक है ना। अज्ञात संख्याएं कितनी हैं? 6, या फिर इसको ऐसे कर लो कि ये 6 नंबर है। 6 कितनी है? अज्ञात संख्याएं 6 हैं। और हर संख्या को किससे ऊपर करना है? 3 से बड़े भिन्न में रखना है। तो 3 से बड़ा भिन्न का मतलब, यानी यहां पर हम संख्याएं कौन कौन से रख सकते हैं? तो संभावित अंक कौन कौन से होंगे? संभावित अंक कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे 4, 6, 8, 9 और कौन सा बच्चा? 7, 1 2 3 4 5 और एक 5 भी है ना। ये संभावित अंक है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संभावित अंक है। इनको एक सीरीज में लिख दें, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप लोग समझोगे कि ये कुछ लॉजिक लगा है इसमें, है ना। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कुछ संभावित अंक हो गए 6, है ना। ये हो गए आपके पास संभावित अंक 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन को और नजदीक से कैसे करना है। अब हमें लिखना है कि A 3 B C और फिर इसके बाद D E 2 F है। इसके बाद इस नंबर को हमें क्या करना है? यहां से ऐड कर देना है। आंसर आना चाहिए 15 0 है ना, 15 9 0 2। ठीक, अब देखो ऐसा नंबर सोचो कि जो C और F को अगर रखा जाए तो लास्ट में 2 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर बनते हैं। एक कौन सा है कि C की जगह 5 रख दो और एक B की जगह F की जगह 7 रख दो। क्या रख दो? 5 और 7। 2 नंबर पहले बने 5 और 7। ठीक, तो 7 5 12, एक हासिल हो जाएगा। दूसरा कौन सा बनेगा? एक नंबर 4 ले लो और एक नंबर ले लो 8। मतलब दोनों में से या तो C4 हो जाए, F8 हो जाए, या F8 हो जाए और C4 हो जाए। इस तरह से दोनों में से कोई नंबर लेना है आपको। अब कैसे लेना है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्या जोड़ दिया जाए इस नंबर में कि इन दोनों का योग कितना हो जाए? आपका 2 आ जाए। देखो अगर यहां पर 7 5 12 लेते हैं तो एक हासिल भी जुड़ेगा और जो यह इसको 3 बना देगा। अब जब 3 में हम इसको B को जोड़ेंगे तो यहां पर आना चाहिए 0, और वो कब शामिल होगा? जब हम 10 में रखेंगे। क्या रखेंगे? यहां पर 10 ऐड जुड़ेगा किसी में, तो यहां पर इस नंबर को रख लेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां पर 4 और 8 को लिया पहले, है ना। 4 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया? 12। अब यहां से 2 उतार दिया और एक इधर कैरी कर दिया, तो यहां पर बन गया B के लिए नंबर बन गया 7। अगर हम यहां पर 7 रख देते तो B के लिए 7 नहीं बन पाता। फिर आगे क्या बना? आगे देखो B के लिए 7, तो यहां पर 2 आ गया आपके सामने। अब अगला नंबर कितना है? तो यहां पर 1 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर 3 1 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 1 4। ठीक है, 7 2 9 1 10। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 9, है ना। अगर इसकी वैल्यू हम कितना कर दें तो यहां पर कितना है? 5 है ना, यहां पर कितना है? 3 है। ठीक है, तो यहां पर 3 है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाए कि इसकी वैल्यू 9 हो जाए। तो यहां पर हम रख देते हैं 5, तो 5 3 8 कितना हो जाएगा? 9। और अब बचे जो नंबर है वो यहां पर रख दें। तो देखो 7 चला गया, 8 चला गया, 5 चला गया, 4 चला गया, बचा क्या? 6 और 9। तो इनकी वैल्यू 6 और इनकी वैल्यू 9 रखते हैं, तो 9 6 15 हो जाता है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो अंतर देख लो कितना होगा। अंतर कितना होगा? यानी 6 माइनस 9, वो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 जो कि 3 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले पढ़ लेते हैं। 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। S1 के हिसाब से पृष्ठ पर, यानी बुक है कोई, उस पर 2 चित्र से ज्यादा नहीं है, 2 चित्र से अधिक नहीं है। अगले वाले में S2 में क्या कह रहा है? किसी भी पृष्ठ पर 1 से कम नहीं है, मतलब
एक ही चित्र है, यानी एक से कम एक चित्र दिया गया है, एक चित्र कम से कम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पुस्तक, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं? क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं? जब इसमें दो रहते हैं, दो चित्र रहते हैं, दो चित्र होने पर तो पृष्ठों की संख्या कितनी है? 51। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 102। ठीक है, इससे निकल जाएगा। अगला वाला देखो, जब चित्रों की संख्या 1 होगी तो 51 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना आएगा? 51 आ जाएगा। अब इस तरह से तो इसमें 100 से अधिक तो रेखा चित्र इस वाले में है, लेकिन क्या इस वाले से बन सकते हैं? तो नहीं बन सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर के हिसाब से जाएंगे। कह रहा है दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। अकेला S1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसने कहा है कि 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है ना, मतलब 2 से कम है। जब 2 से कम है तो कितने हो सकते हैं? 2 से कम है, या तो फिर 2 होंगे या तो 1 होंगे। तो एग्जैक्ट बात उसने नहीं बोली है अभी भी, है ना। जब नहीं बोली है तो इससे भी हम कुछ नहीं निकाल सकते। आगे क्या कह रहा है? S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S1 और S2 यहां पर पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए, और ये हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा C। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके सामने अगला क्वेश्चन रखा गया है। यह क्वेश्चन उसी तरह है जिस तरह से जब तुम बहुत तेज से रेस में दौड़ रहे हो और अचानक से कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आप क्या करोगे? धड़ाम से लड़ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। देखो, इसमें कहा गया है कि 2 विचार करना है आपको, है ना। आंकड़ा दिया गया है, यहां पर कुछ लड़कियों के बारे में बात करी गई है, कुछ लड़कों के बारे में बात करी गई, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, है ना। अब देखो कैसे, जब हम 9 और 8 को देखते हैं, जब हम 9 और 8 को देखते हैं तो यहां पर क्या निकल के आता है? दोनों के बीच में एक रेशियो बनता है ना, या फिर दोनों के बीच में एक एवरेज बनता है। और वो एवरेज कितना है? वो एवरेज आपके सामने है, कितना दिया गया है आइए देख लेते हैं। तो देखो, यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मान लो बॉय को मान लो BY, बॉय मतलब B, ठीक है, और इसको मान लेते हैं गर्ल। जब हम बॉय प्लस गर्ल करते हैं, यानी दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 9 और 8 को जोड़ देते हैं, तो हमारे सामने कितना निकल के आ जाता है? 18 निकल के आ जाता है। कितना आ जाता है? दोनों का सम कितना आता है? तो यहां पर जितना भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे, यहां पर हमारे सामने 9 बॉयज हैं, है ना, प्लस 8 गर्ल्स हैं, और इन दोनों का योग कितना होता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? तो 8.8 इंटू बी प्लस जी, यानी बॉयज प्लस गर्ल, ये बन जाता है। यहां पर इस आंसर को, यानी बॉयज प्लस गर्ल बन गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रेशियो मिलके आ जाएगा, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो, जो कि 1:4 के रेशियो में इनको डिवाइड करेगा। किसके बीच में डिवाइड करेगा? 1:4 के रेशियो में इनको आपस में डिवाइड करेगा। अब इसी लॉजिक को पकड़कर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम यहां पर मान लें कि जो नंबर हैं वो कितने हैं? P मान लेते, कुछ भी मान लो यहां पर, है ना। आगे वाला नंबर कितना है ये देख लो, कितना है यहां पर? 8 और 7 है। आगे वाला नंबर कितना है? 8 और 7 है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब ये हुआ कि 8 को अगर हम बॉयज मानते हैं, इसको बॉयज को अगर गर्ल्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा? यानी 4 गर्ल्स इज इक्वल टू 1 बॉयज, 4 गर्ल्स इज इक्वल टू 1 बॉयज। तो यहां पर कितनी गर्ल्स हैं? 8 गर्ल्स हैं, तो कितने बॉयज हो जाएंगे? यानी 8 इंटू आपका 4 हो जाएगा। अगर हम इसको P मान लें तो, ठीक है, तो 4P हो जाएगा। फिर आगे P कितना निकलेगा? फिर आगे P की वैल्यू 7P हो जाएगी, क्योंकि बॉयज हैं वो। या फिर B रख दो इसको, है ना, ये हो जाएगा, B ही रख लो, P नहीं रखते हैं।
और ये टोटल वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें, टोटल वैल्यू को अगर हम बराबर कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा 7p, जो कि बराबर हो जाएगा 4p, बराबर हो जाएगा 4p प्लस p, 4p प्लस कितने के 4p प्लस p के बराबर हो जाएगा, दोनों बच्चों के दोनों स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा, इस वाले रेशियो के बराबर हो जाएगा, इनके सम के बराबर हो जाएगा। अब ये आया कैसे वो समझ लो, यहां से हमने दोनों का रेशियो निकाला 1:4, इसके बाद हमने यहां पर बी बॉयज की वैल्यू पुट करी तो बॉयज बॉयज में बदल गया और ये कितना हो जाएगा 32p, और इसके बाद 7p, और ये बराबर हो जाएगा 4p यानी 1p, तो ये हो जाएगा 5p के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना निकल जाएगा, यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आओ देख लेते हैं, है ना। तो p की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, या फिर इसको ये वैल्यू जो है यानी ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, जो टोटल वैल्यू आएगी वो x के बराबर हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, यहां से p की वैल्यू कितनी निकल गई 39, 39p इज इक्वल टू 5p, और ये बराबर है आपका x के, ठीक। अब ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, यानी 39p माइनस p इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां से 39p माइनस p और आगे एक वैल्यू और दी गई थी, ओके। यहां पर ये वैल्यू जो x दिया गया था वो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तभी तो बराबर हो जाएंगे सब, जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो गया। अब यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 39 अपान में कितना 5 और इंटू डिवाइडेड बाई p, तो p से p कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो कितना हो जाएगा, आओ देखते हैं इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी p की। तो 39 डिवाइडेड बाई 5 और ये निकलता है 5 सते 35 और 5 8 40 यानी 7.8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये क्वेश्चन। फिर से एक बार समझ लेते हैं जल्दी से, बॉयज थे गर्ल्स थी, बॉयज प्लस गर्ल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर एवरेज भी दिया गया है, मध्य क्रमांक प्राप्तांक दिया गया है, माध्यांक इसको बोलेंगे, यहां पर दिया गया था, तो हमने इन सबको ऐड किया और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के सम से। जब जैसे ही सम से डिवाइड किया यहां पर दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास इसको मान लो गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो आया था B/G कितना आया था 1:4 आया था, यानी एक लड़का 4 लड़कियों के बराबर है। तो उस हिसाब से जब हमने इसको मान रखा तो 32 आया, 7p आया, इनको सबको हमने जब ऐड किया तो लास्ट में x की वैल्यू कितनी निकल गई 7.8 निकल गई, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ठीक है, ये वाला अगला क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत आसानी से जल्दी जल्दी करेंगे। देखो, एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों के बारे में बात करी गई है। कौन कौन से हैं, P, Q, R, S, T और U। एक परिवार की 2 पीढ़ियों यानी एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी, 2 पीढ़ियों में P, Q, R, S, T में STU में 3 पुरुष 3 महिलाएं, उनमें से 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। अब सहोदर कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, यानी ये आपस में भाई बहन है। क्या चीज है ये आपस में भाई बहन है ना। तो इनको हम भाई बहन जोड़ेंगे। अब उसमें भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। यूपी की पुत्री है, अब क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो यूपी की पुत्री है, तो जैसे जैसे कहता जाए क्वेश्चन वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। यू जो है वो पी की पुत्री है, तो पी हम यहां पर मेल को बॉक्स से और फीमेल यानी महिलाओं को, है ना, इसको ऐसे नोट कर लो ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। कुछ लोग प्लस माइनस कर देते हैं, कुछ लोग कोई निशान बना देते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन मैं जो करता हूं वो इस तरह से करता हूं कि आपको एक वैल्यू दिखती रहे सामने, है ना, जो कि जेंडर रिकॉग्निशन का एक टाइम आता है, जब कभी भी हम जेंडर रिकॉग्निशन करेंगे आगे चल के इस क्वेश्चन में, तो वहां पर ये चीजें निकल के सामने आएंगी कि आपको करना क्या है। यानी वहां पर जेंडर निकालने के लिए कहीं पर प्लस लगाया, पता लगा नहीं लगा सही से, तो कुछ और निकल के आ जाएगा, है ना, पता लगा माताजी पिताजी हो गए, पिताजी माताजी हो गई। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है मेल के लिए और
ओवल यानी सर्कल बनाया है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। यू जो है वो पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। दो चीजें यहां पर डिफाइन हुई, अभी अभी इनसे कोई रिलेशन नहीं मिला है। और क्यू आर की सास है, जहां कहीं पर भी और आए, जहां कहीं पर भी और आए, इसका मतलब यू के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में बात हो रही है। और क्यू आर की सास है, यू पी की पुत्री है और उसके साथ साथ क्यू आर की सास है। यहां पर क्यू और आर कहीं पर हैं, उनकी सास है। ठीक है, क्यू आर की सास है। टी एक अविवाहित पुरुष है, अभी इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं है। एस एक पुरुष है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन आपको करना है। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सही है वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं, फिर से यहां पर एक बार करते हैं क्वेश्चन को, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, है ना। तो देखो महिलाओं के बारे में तो यू आर की पुत्री है, यहीं से यू जो है वो पी की पुत्री है, यहीं से पता चल गया। और क्यू आर की सास है, तो क्यू आर की सास का मतलब क्या हुआ? यहां पर अगर हम क्यू आर की सास बनाएं तो क्यू का कोई बेटा या बेटी होगा। अब क्यू का कोई बेटा या बेटी होगा जिसका जो क्या बोलते हैं, जिसका कोई हस्बैंड या वाइफ यहां पर कोई होगा, या हस्बैंड होगा या तो वाइफ होगा, वो इस तरह से बनेगा, तब ये क्या हो जाएंगे? क्यू आर की सास हो जाएगी, है ना। ये इसका बेटा या बेटी जो भी होगा तब ये यहां से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 2 अविवाहित सहोदर हैं। सहोदर का मतलब होता है एक ही माता पिता की संतान। सहोदर का मतलब एक ही माता पिता की संतान, वो भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक ही माता पिता की संतान कैसे बना सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो अगर हम P और Q को एक साथ कर दें, तो देखो यहां पर P और Q को हमने एक साथ किया तो R यहां पर आ जाएगा, और दूसरा जो बचा है कौन, एक कोई बचा है जो कि पता नहीं पिता है कि पुत्री है, कौन है, वो यहां पर आ जाएगा, है ना। जो जिसकी R जो है, R की सास है। R की सास का मतलब क्या होगा? अगर हम यहां पर किसी एक ऐसे बंदे को बिठा दें जो कि क्यू की पुत्री या पुत्र हो, है ना, R की सास तब बनेगी जब इसका कोई पुत्र या पुत्री इसके बेटे से शादी करे, है ना। तो यहां पर ओके, इसको हटा दो। यहां से अगर हम किसी को भी बिठा देते हैं, मान लो ये R है, तो इसका कोई बेटा या बेटी है। अब यहां पर ये नहीं बताया गया 2 अविवाहित सहोदर हैं। अब अविवाहित सहोदर का मतलब ये हुआ कि एक मान लो अगर यू पुत्री है तो एक तो ये हो गया, और इसका कोई अगर भाई है, या तो इसका कोई भाई है, तो वो चीज यहां पर रख सकते थे। लेकिन अभी हमें यहां पर कोई क्लियर डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। एस एक पुरुष है, तो एस के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि एस एक पुरुष है, और टी एक अविवाहित पुरुष है, तो टी भी एक अविवाहित पुरुष है। अब एस के बारे में नहीं बताया गया कि विवाहित है कि अविवाहित है, और जो संख्याएं आपको कैलकुलेट करनी है वो केवल 2 पीढ़ियों में करनी है। तो देख लो जरा, एक पीढ़ी F1 हो गई और एक पीढ़ी हमने मान ली F2। तो यहां पर जिसको रखेंगे, मान लीजिए क्यू आर की पुत्री है या फिर यू पी की पुत्री है, तो P यहां पर होगा, U यहां पर होगा, है ना। U जो है वो पुत्री है, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल होगी। अब आगे कह रहा है कि क्यू आर की सास है, तो Q कहां पर हो सकता है? Q यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्यू आर की सास है, तो R का यानी इसका Q का कोई बेटा या बेटी होगा, वो R की सास हो जाएगी। ठीक, अब एक व्यक्ति और है, T अविवाहित पुरुष और S एक पुरुष है। अगर हम इसको S एक पुरुष बना दें तो यहां पर T एक अविवाहित पुरुष बन जाएगा, जो कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा रिलेशन। ठीक है, और एक कौन सा अविवाहित है? T, तो T यहां पर हो जाएगा। यानी जो U है, U और T ये दोनों क्या हैं? अविवाहित सहोदर हो जाएंगे। अब यहां पर एक जो मैरिड कपल है, या फिर S और R ये दोनों मैरिड कपल हैं, और P और Q दोनों मैरिड कपल हैं। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? R U का पति है? R U का पति है? नहीं। R S की पत्नी है? R S की पत्नी है, बिल्कुल सही है। R S की पत्नी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि S अविवाहित नहीं है, है ना। अविवाहित S जो है वो यहां पर हमने इनको
विवाहित बनाया, अगर नहीं बनाएंगे तो हमारी ये सीरीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो पजल था वो सॉल्व होके आपके सामने आ गया। आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करिए और आई थिंक टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। आपके लिए ये होमवर्क है, कल इस क्वेश्चन पर हम लोग फिर से लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों के साथ रहिए। ठंड बहुत ज्यादा है तो ठंड से बचिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन है या नहीं है, या फिर जो भी आपके रिफ्लेक्शन या फिर जो भी आपको इस क्लास से मिला वो चीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।